हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल के एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे थे। तो बच्चों अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट्स के अंदर वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्या होती है सेल वॉल एंड क्या इसके फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। It is the non-living and rigid structure and rigid structure surrounds cell membrane surrounds cell membrane is called cell wall एक नॉन लिविंग रिजिड आउटर बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, क्योंकि उसने कोर्स लाइसेस सबसे पहले प्लांट के अंदर ही देखा था। अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे जो फर्स्ट डेड सेल को जिन्होंने डिस्कवर किया था बार्क ऑफ ट्री के अंदर, कोर्स लाइसिस के अंदर जो सेल को देखा था तो वो डेड ही थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सेल की डिस्कवरी की। तो हम बोल सकते हैं कि सेल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। अब ये प्रेजेंट किस में होती है, किससे मिलकर ये बनी होती है? तो अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल की हमने स्ट्रक्चर देखी थी। तो उसमें सेल वॉल का जो कंपोजिशन था वो क्या था, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसी तरीके से कुछ और भी एनिमल्स हैं उनके अंदर, और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट मिलती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, तो अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। एंड अगर मैं बात करता हूँ बेटा फंजाई की, तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। अगर मैं बात करता हूं प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन। इसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं कि कुछ जो एल्गी हैं, एल्गी क्या होते हैं, कुछ थैलोइड स्ट्रक्चर्स होती है एल्गी। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो भी मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे, जिसको अपन शैवाल भी बोलते हैं, काफ़ी बार अपन फिसल भी जाते हैं कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पे जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ पे शैवाल्स जो अपने एल्गी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलके बनी होगी? एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की हो सकती है, वो गैलेक्टेंस की हो सकती है, वो मेनेंस की हो सकती है, या फिर वो कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसकी सेल वॉल के अंदर। तो ये यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अपना जो कंपोजिशन है इन सब का कि किसके अंदर सेल वॉल है वो किसके मिलके बनी होती है। माइकोप्लाज्मा एंड एनिमल्स सेल वॉल एब्सेंट। इन माइकोप्लाज्मा एंड एनिमल्स सेल वॉल इज एब्सेंट, wall is absent
इनके अंदर जो ये सेल वॉल होती है ये एब्सेंट होती है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम कुछ सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक नॉन लिविंग और रिजिड है। तो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सेल शेप टू द सेल। इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड सेल शेप। और क्या फंक्शंस हैं, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शंस। मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करती है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अनडिजायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनसे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट एंड फाइनल, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा? These are the cytoplasmic connections attached to neighboring cells. टू नेबर जो सेल्स आसपास की जो सेल्स होती हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये है क्या, अपने जैसे ही सेल कोट की हम बात करते हैं तो ये सब में, प्लांट्स में भी होगी, एनिमल्स में भी होगी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इन प्लांट्स अगर हम बात करते हैं, इन प्लांट्स it is present below the cell wall. In animals it is outer boundary separates cytoplasm from external environment। साइटोप्लाज्म को ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। एनिमल्स के अंदर ये आउटर बाउंड्री है जो क्या करती है बेटा, साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। ये कैसी है, इसका नेचर क्या है? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ये अपने अंदर से एंट्री देगी, एंट्री और एग्जिट के लिए कुछ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही देगी, हर किसी को नहीं कि कोई मैक्रोमोलिक्यूल आ गया। सपोज ये मेम्ब्रेन है तो इसमें से ऐसा नहीं कि हर कुछ कोई भी आ गया, एक लिमिटेड साइज के मॉलिक्यूल्स को ही ये एंट्री प्रोवाइड करती है। सो इसका नेचर कैसा हुआ, सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। इट इज mainly made up of protein and lipid. It is mainly made up of protein and lipid. अगर अपन एक सेल का एग्जांपल लेते हैं, रेड ब्लड सेल का, तो उसकी अगर हम सेल मेम्ब्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो प्रोटीन एंड लिपिड की हमें बाई लेयर दिखाई देती है कि कुछ प्रोटीन जो लिपिड का समुंदर है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे ऐसे अरेंज्ड हैं। इसके हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसके सिलेक्टिवली परमेबल नेचर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका नेचर सिलेक्टिवली परमेबल है और किस वजह से इसका जो नेचर है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। लिपिड की वजह से भी, लिपिड की वजह से है, लिपिड भी एक उसके पीछे रीज़न है। मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो प्रोटीन का होता है, 52% होता है प्रोटीन कंटेंट एंड रेस्ट ऑफ 40% जो होता है वो होता है लिपिड और कुछ परसेंट इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो मेनली हम बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड की होती है एंड लिपिड भी एक स्पेसिफाइड होगा कि कौन सा लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उस लिपिड को अपन बोलते हैं बेटा फोस्फोलिपिड। ओके, मेनली फोस्फोलिपिड होता है। फोस्फोलिपिड क्या होता है कि लिपिड के साथ में कोवेलेंटली अटैच्ड है कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, वो होता है फोस्फोलिपिड, कोवेलेंटली अटैच्ड रहता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये कैसी होती है, इस स्ट्रक्चर को एक कुछ हमारे फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मॉडल के थ्रू समझाया, जो सबसे, इसके काफ़ी सारे मॉडल्स थे बट सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया, इसकी जो सिलेक्टिवली परमेबल नेचर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी के जो मॉडल्स थे वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस वजह से मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। तो हम उसको ड्रॉ करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अभी डिस्कस किए थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे कोई एक साइंटिस्ट हैं सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने 1972 के अंदर एक मॉडल दिया बेटा। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक समुंदर है पूरा लिपिड का, जिसके अंदर बीच बीच में पेचेस लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है कौन, प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो जैसे एक बड़ा सा समुंदर है लिपिड का, जिसके अंदर बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रोटीन्स अरेंज हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो होता है सिलेक्टिवली परमेबल। किस वजह से होता है, क्योंकि ये फोस्फोलिपिड की बनी है। अब कैसी है इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है। तो इसके अंदर जो लिपिड है उसके ये हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। हेड रीजन जो है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर को रिपेल करना, और इसका जो टेल पार्ट है बेटा वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर को लव अट्रैक्ट करना। तो इसके ड्यूअल नेचर होते हैं, इस वजह से है एक तो ये, और एक जो बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें से पास नहीं हो सकते। तो अपन देखते हैं। अब इसका ये हेड एंड टेल रीजन है, हाइड्रोफोबिक है, और ये जो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की वजह से ये इसका जो नेचर है वो कैसा है बेटा, फ्लूइडिक नेचर है। फ्लूइडिक नेचर होने से क्या बेनिफिट्स हैं, जो इसका फ्लूइड नेचर है वो किस में हेल्प करता है, फ्लूइड नेचर
fluid nature helps in cell growth, secretion and last and final cell डिवीजन के अंदर ये हेल्पफुल होता है। प्रोटीन की जो अमाउंट होती है बेटा वो मैक्सिमम होती है 52% प्रोटीन होता है, और जो लिपिड होता है फोस्फोलिपिड वो अप्रोक्सीमेटली 40% होता है। कुछ माइनर अमाउंट के अंदर और भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है 1 to 2% जो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। और यहाँ पे आपने इसके अंदर स्ट्रक्चर्स देख रखे होंगे कि ये जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड है। यानी अगर लिपिड के साथ में शुगर अटैच है, ग्लूकोज अटैच्ड है, तो कुछ उसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोलिपिड, एंड अगर इसके साथ में प्रोटीन अटैच्ड है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ में शुगर अटैच है तो हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इनका काम क्या होता है? इनका जो फंक्शन होता है वो होता है इंटरेक्शन करना। जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करने का जो फंक्शन है वो किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का है। जैसे कि हमारी जितनी भी WBC हमने देखा था, तो कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे इंटरेक्शन करने का जो फंक्शन है, हेल्प करते हैं, सेंसेशन करने का जो काम है सेल का, वो कौन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये हमने देखा प्रोटीन के टू टाइप्स का होता है, वन इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड वन इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये जो आपको आउटर साइड में जो प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो इसके अंदर बरीड है बीच में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्पफुल होता है। तो सर ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, सारे मॉलिक्यूल्स को, जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे पास होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती। ये गैसेस के लिए परमिएबल होती है, ड्रग्स के लिए ये परमिएबल होती है, लेकिन कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ये कैसी होती है, परमिएबल नहीं होती। तो वो मॉलिक्यूल्स कुछ इन ये जो आपके पैसेजेस हैं इसके अंदर से, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस किस मैकेनिज्म से होते हैं। तो अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट की अपन बात करते हैं तो 2 टाइप्स के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर अपन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव एंड एक्टिव, क्या डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे? इसमें बेसिकली जो डिफरेंस होता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ATP, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये हो गया बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ये होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर किसी, इसके 2 एग्जांपल्स होते हैं बेसिकली, वन इज द diffusion and another one is the osmosis. Diffusion and osmosis. और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपको याद रखना है, ये आपको सिंपली। डिफ्यूज़न क्या होता है एंड ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूज़न के अंदर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे कोई एक साइड है, ये कोई मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर सेपरेट किया, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा और इधर अगर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है काफ़ी कम, तो
तो जहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जो डिफ्यूज़न है वो तीनों का एग्जांपल है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के अंदर डिफ्यूज़न होता है। जैसे चौक एंड डस्टर का एग्जांपल नहीं है, सॉलिड का डिफ्यूज़न है। अगर मैंने किसी एक रूम के अंदर स्प्रे किया तो उसकी स्मेल जो है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ी देर के बाद पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, ये गैसेस की हो गई। और लिक्विड के डिफ्यूज़न, पानी का फैलना एक लिक्विड का डिफ्यूज़न है। जो ओस्मोसिस है ये ओनली प्रॉपर्टी है वाटर की। तो अपन बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं बोलता हूं कि डिफ्यूजन होना, वाटर का डिफ्यूजन, वाटर का डिफ्यूजन मतलब वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ओस्मोसिस। तो ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस, दो कंसंट्रेशंस के बीच का डिफरेंस, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से कम की तरफ मूवमेंट होना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है वो तीनों का एग्जाम्पल है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों के एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए हैं। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन, उसके अंदर ये पंप रन करता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो होगा वो कम से ज़्यादा की तरफ होगा। तो सीधी सी बात है, एनर्जी चाहिए। अगर कोई स्लोप है तो आप किसी फिसल पट्टी से ऊपर से नीचे फिसलते हो, वो एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल रिलैक्स होके गिरे सीधे नीचे फिसल के। अगर मैं बोलूँगी इस पर उल्टा मूव करना है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होगा वाटर का, इनका, तो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा इजीली। एंड जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ ये जो प्रोटीन के पंप्स हैं, भाई लिपिड है वही तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, उसी का तो ड्यूअल नेचर है, प्रोटीन का तो नहीं है ऐसा। तो इस वजह से तो ये बेटा जो अपना होता है, आज सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। अब अपन डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लीज नोट डाउन दिस। अभी अपन ने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब अपन सेल के अंदर की ओर मूव करते हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का मतलब है जिनके चारों तरफ डबल बाउंड्री हो, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने सुना भी होगा, जो आपको एक बोर्ड पे डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। आपने बचपन में सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, या इसको अपन स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या है, एनर्जी की करेंसी है एटीपी। तो ये एटीपी क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब ये एटीपी सिंथेसाइज करेगा एंड देन जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो एटीपी यूटिलाइज होते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो एटीपी सिंथेसिस का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। किसी सेल के अंदर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट नीचे इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बेटा बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ क्रिस्टी की फॉर्म में, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं अंदर की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं F0 F1 पार्टिकल, और इनका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजोम्स। F1 को अपन ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इनके पास एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है जो एटीपी का सिंथेसिस करता है। जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एटीपी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा, एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पे जस्ट इसके इनर साइड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसकी मेन साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे रन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर व्हाट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें क्या होता है, जो भी एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन से ही मिलती है। जैसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, और देन क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी। तो वो जो ब्रेकडाउन होता है, वो जो जितने भी रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं वो सेल के अंदर कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, एटीपी प्रोड्यूस होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे इसके पास में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स हैं वो कैसे हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स हैं। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब क्या है, क्योंकि ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद ही करता है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए है। बल्कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। पर बेटा 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। उनका खुद का डीएनए है तो वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपने को ये अपनी इतनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं। ऑक्सीजोम्स जो हैं यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम होते हैं, एटीपी सिंथेसिस होता है, और सर्कुलर डीएनए है इसके पास में, और जो राइबोसोम है इसका वो होता है 70S टाइप का। तो ये अपना है, प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों, अब अपन इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम देखने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला था पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल। क्यों किचन ऑफ सेल, किचन में क्या होता है, किचन में खाना बनता है, तो इसका काम क्या होगा, खाना बनाने का ही होगा। पर किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। तो कैसे, पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और इसके कुछ फंक्शंस देखते हैं अपन। ये आपको जो स्ट्रक्चर देख रही है ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, और इसको हम क्योंकि ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं। ओके, ग्रीन प्लास्टिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कैसा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। जो लीव्स होती है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, देन हम देखते हैं, जैसे ही हम इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अंदर आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और यहाँ पे आपको कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल ऐसा कुछ, इसको अपन बोलते हैं बेटा थाइलेकोइड। और ये थाइलेकोइड कुछ स्टैक्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जैसे कोई सिक्का है उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक बिल्डिंग सी पाइल्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। यानी बहुत सारे सिक्के आपने ऐसे अरेंज कर रखे हैं, तो वो ये है बेटा थाइलेकोइड, और ये एक पूरा अरेंजमेंट मिलके बनाता है ग्रेनम। तो अपन ने क्या बोला
कि जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें दो तरह की रिएक्शन चलती है, वन इज द लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड में क्या होगा, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक तो लाइट रिएक्शन चलेगी, दूसरा क्या होता है इसके अंदर इट कंटेन क्लोरोफिल एंड ये जो क्लोरोफिल है इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीफ, ग्रीन कलर टू लीव्स। ओके, एंड यहां पे इसी के रेस्पेक्ट में जो दूसरा है इसको बोलते हैं बेटा अपन स्ट्रोमा। यहां पे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस चलती है उसके कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। जब इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम है, सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देन वी कॉल देम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि ये भी अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। प्लीज नोट डाउन दिस। जैसा कि हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के बारे में देखा, अब अपन स्टार्ट करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। क्योंकि ये सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर वर्क करते हैं, इसलिए इसको अपन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इनके एक एक के फंक्शंस देखेंगे, किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर वर्क करते हैं। सपोज दिस इज ए कंप्लीट सेल, और उस सेल के अंदर ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले अपन इनकी स्ट्रक्चर, देन इनके फंक्शंस, कैसे ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर के अंदर आपने देखा होगा, जैसे अपन ने प्लांट सेल देखी थी, एनिमल सेल देखी थी, तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से कुछ इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट। और यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट, राइबोसोम्स एब्सेंट। तो यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसकी जो सरफेस है वो इसलिए कैसी होती है, रफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इस वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। इसी के एसोसिएटेड इसका एक अपन फंक्शन देखेंगे कि राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज इट प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो फंक्शन, जिसको अपन RER बोलते हैं, ये क्या करेगा, इसका जो फंक्शन होगा वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रीशन का फंक्शन होता है, सीक्रीट कर देगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा एंड सेल के अंदर सीक्रीट करने का काम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, वो होता है बेटा लिपिड को सिंथेसाइज करना, लिपिड
सिंथेसिस का फंक्शन होता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, लिपिड का सिंथेसिस करना, जो प्राइम फंक्शन जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी लिपिड का जो सिंथेसिस होता है ये काम होता है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 पार्ट्स होते हैं इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। वन इज द सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। 3 पार्ट्स होते हैं, 2, 3, जो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले है सिस्टर्नी, देन वेसिकल, देन लास्ट वन ट्यूब्यूल्स। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड ऑर्गेनल है वो है हमारा बेटा गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या होता है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, इसीलिए अपन इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो कैसे ये वर्क करते हैं अपन देखते हैं। यहाँ से कुछ वेसिकल्स, पहले अपन गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या है। इसकी भी यही 3 पार्ट्स होंगी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स हो गई, ये सिस्टर्नीज हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो मैंने इधर जो ऐसा पार्ट दिखाया है कर्व्ड, इस पार्ट को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स और सिस फेस। जो फेस इसका न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस की साइड में है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स फेस या सिस फेस। और इससे जस्ट जो नीचे वाला फेस है, अपोजिट फेस है, उसको बेटा अपन बोलते हैं कॉनकेव फेस, ट्रांस फेस या मैच्योरेशन फेस बोलते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग किसकी करेगा, ये गोल्जी बॉडी जो है ये किसकी पैकेजिंग करता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करेगा बेटा यहाँ से जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, जो एंजाइम्स यहाँ पे सिंथेसिस हुए, वो यहाँ पे कुछ वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं। यहाँ से वेसिकल्स की फॉर्म में वो रिलीज होते हैं एंड जो ये आपका गोल्जी बॉडी है इसके साथ में ये वेसिकल क्या होगा बेटा, फ्यूज़ होगा। इसके साथ में ये वेसिकल फ्यूज़ हुआ, जो प्रोटीन बना वो इसके साथ में फ्यूज़ हुआ। अब वो प्रोटीन एंटर हो गया किसमें, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर। ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे वो प्रोटीन एंटर हो गया। देन इसके अंदर क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस होगा। और वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद में, जैसे भी उसकी पैकेजिंग करने के बाद में, उसकी प्रॉपर फोल्डिंग करने के बाद में, प्रोटीन की जो यहाँ से सिंथेसाइज हुआ, वो जो इसका ट्रांस फेस है जिसको अपन कॉनकेव फेस बोलते हैं, यहाँ से वो क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अब ये सर कहाँ जाएगा, जैसे इसने मॉडिफिकेशन किया, प्रोटीन है, अब यहाँ पे उसने प्रोटीन के साथ में शुगर ऐड कर दी, तो इसने क्या किया, क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन भी यहीं बनेगा। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। सपोज यहाँ से बन गया क्या, ग्लाइकोलिपिड, यानी शुगर के साथ में ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे हैं, ये जो भी सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं पर्टिकुलर, जहाँ भी लिपिड और जो आपका प्रोटीन है उनको प्रॉपर ऑर्गेनल्स के पास में ट्रांसपोर्ट करने का, पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, गोल्जी बॉडी का होता है। अब अपन अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं ऑर्गेनल पे, जो है बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम भी यहीं से निकलता है। लाइसोसोम भी जो है वो गोल्जी बॉडी से ही अराइज होता है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। है क्या एक्चुअल में लाइसोसोम, इसके अंदर बहुत ही भयानक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं कि जो मतलब काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीएज है, न्यूक्लियस है, लाइपेज है, जो डिग्रेड कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, बहुत अलग अलग तरीके के। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेज है तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, अगर प्रोटीएज है तो वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, अगर जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। लाइपेज है वो लिपिड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और यही मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इन सबको ब्रेक कर देता है। तो ये काम होता है किसका बेटा, लाइसोजाइम का, लाइसोसोम को। तो इसको अपन सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं सर, इसको
इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, कई बार क्या होता है ये सेल के अंदर डैमेज होने से, सेल रप्चर होने से सेल के अंदर ब्रस्ट हो जाता है, तो ये अपनी खुद की जो सेल्स हैं उनको ईट करने लग जाता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। और ये तो सर ये यहाँ से कैसे, क्योंकि बेटा इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन जो भी हैं उनका सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन वो कहाँ आते हैं, गोल्जी के पास, गोल्जी उनकी पैकेजिंग करता है, देन यहाँ से उसको रिलीज करता है। तो ये कहाँ बना बेटा, यहाँ पे किससे बना, ये गोल्जी बॉडी से बना। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो वो होता है बेटा हमारा वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है इसकी जो मेम्ब्रेन है ये ओनली, आपने देखा होगा डिफरेंसेस के अंदर, ये मेनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज मेड अप ऑफ टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। एंड ये 90% जो पार्ट है, 90% पार्ट ऑफ सेल कवर बाय वैक्यूल। 90% जो पार्ट है सेल का वो कौन कवर करता है, वैक्यूल कवर करता है। और ये क्या करता है, स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको स्टोर करता है, सेल शेप को मेंटेन रखता है। ये इसके सारे फंक्शंस हैं, सेल शेप, ये सारे के सारे बेटा वैक्यूल के फंक्शंस हैं। तो अपने जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हाँ तो बच्चों अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किए हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो हमने बहुत अच्छे से देखे। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर हमने 4 ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटर के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है राउंडेड शेप, जिसका नाम है न्यूक्लियस। सबसे पहले जिन भाई साहब ने इन्हें डिस्कवर किया था उनका नाम है बेटा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ओके, अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कुछ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए, आरएनए, इनकी बात की थी, तो ओनली 2 ऑर्गेनल है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिनके पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, इस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगर बेटा मैं बात करता हूँ प्लांट सेल की, प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा पेरीफेरी पे होता है, क्योंकि उनका जो वैक्यूल होता है वो काफी लार्ज साइज का होता है। अगर मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की, तो ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, कैरियोथीका भी बोल सकते हैं। थीका का मतलब होता है लेयर और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, तो हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप, कैरियोथीका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं।
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, टू पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप का काम होता है, सपोज ये कोई सेल है बेटा, और इस हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे चारों तरफ इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है। जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड या मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ ग्रेनुलर मैट्रिक्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जहां पे प्रोटीन, आरएनए ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बेटा अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, सेपरेट करने का काम होता है मेनली, और सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपस में अटैच्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट है, उस स्पेस को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो यहाँ से बाहर, और बाहर से कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं उनका अंदर, क्योंकि हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो सीधी सी बात है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस होता है बाहर, तो यहाँ पे जो डीएनए आरएनए होते हैं उनका बाहर की तरफ मूवमेंट। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर पोर का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, देन इसके बाद में बेटा अपन बात करेंगे कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसके अंदर एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, राइबोसोम सिंथेसिस का काम होता है। राइबोसोम सिंथेसिस, इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं यहाँ पे। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। भाई यहाँ पे राइबोसोम बने, वो जाएंगे ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं सरफेस पे। देन इसके अंदर विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो हुई अपनी बात इसके बारे में, इसकी चार। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है बेटा वो होता है क्रोमेटिन, जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। तो क्रोमेटिन वर्ड दिमाग में आते ही सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि क्या होता है क्रोमेटिन। तो जैसे आपको देखने में क्या लग रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे ऐसे दाने से आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इसके अंदर आपने डायग्राम देखा हो तो कुछ ऐसे ऐसे दाने से इसके अंदर दिखाई देते हैं, कुछ बीडेड, जैसे मोती किसी एक धागे के अंदर मोती पहना रखे हों, ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन आते ही अपन सीधा बोल सकते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये जो मोती आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे हैं हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए सब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो इसका काम क्या है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सिर्फ इसे इतना याद रखें कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या इसके ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं? सर जीन्स बेटा पहनने वाले नहीं, जीन्स होते हैं दूसरे वाले जीन्स की बात कर रहा हूं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्सन के अंदर कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है।
जैसे कि किसी के हाइट ज़्यादा है, किसी मतलब कोई भी कैरेक्टर, हाइट मैंने एग्जांपल लिया, आपकी कोई भी कैरेक्टर कुछ है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, कुछ है जिसकी आईज का कलर है वो ब्राउन है, तो वो सारे किससे हैं? जीन्स से। तो सर जीन्स तो सबके पास है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मतलब जीन्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं जो कहाँ से आते हैं हमारे अंदर? हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से अपने में और अपने से अपनी प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर होते हैं, तो वो किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू। अब सर ये जीन्स कहाँ होते हैं? ये डीएनए के ऊपर होते हैं, और डीएनए कहाँ होता है? सेल में होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। तो आपको पता है कि सर तो हमारे अंदर कैसे आएगा ये? बेटा सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगा। जब दो कपल्स के बीच में मैटिंग होती है तो दोनों दो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। एक सेल को अपन बोलते हैं स्पर्म, एक को बोलते हैं अपन एग। और सेल है तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए है, और डीएनए है तो उसके ऊपर जीन्स है। ये कुछ अलग अलग नाम है, ये अभी आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, तो अब आपको इसके साथ में आपको मैं क्रोमोसोम भी समझा देता हूँ कि क्रोमोसोम क्या होता है। देखो, जब अब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे। इससे जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सेल डिवीजन का आएगा, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आप क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं, कुछ क्रोमोसोम्स इधर जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स कैसे कि जैसे जैसे सेल डिवाइड करती है, तो ऐसे नहीं है कि सपोज ये कोई सेल है, एक सेल है डिवाइड की दो हो गए, ऐसा नहीं है। एक टाइमिंग होती है, एक प्रॉपर टाइमिंग लगती है। जैसे एक सेल को डिवाइड करने के लिए प्रॉपर टाइम लेती है, और उस टाइमिंग के अंदर ऐसे नहीं कि बैठी रहती है मैं तो 12 घंटे बाद डिवाइड होगी, 12 घंटे तक बैठे 12 घंटे में डिवाइड होगी, नहीं। उस टाइम में सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस चलती रहती हैं। जैसे कि इसके अंदर ये जो क्रोमेटिन है इसकी कंडेंसेशन होगी। अब कंडेंसेशन कैसी होगी? तो ये जो क्रोमेटिन है ये किससे मिलकर बना है? मेनली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। कि जैसे ये है हिस्टोन और इसके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है? एक धागा लिपटा हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन बेटा जैसे जैसे सेल डिवाइड की तरफ जाती है तो काफी सारी स्टेजेस हैं जो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, अपन यहाँ पे उसका नाम भी लेना नहीं चाहिए। तो होगा क्या उसके अंदर, जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी तो जैसे जैसे उन स्टेजेस से पास होगी तो क्या होगा? वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन तो अपन क्या बोल सकते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। कंडेंस्ड form of chromatin is called chromosome। जो क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म होती है उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अब ये क्रोमोसोम होता क्या है, किस तरीके का ये हमें दिखाई देता है, हम अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ तो बच्चों, क्रोमोसोम क्या होता है? अभी हमने देखा था कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ chromatin is called chromosome। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हमने देखा कि जो कंडेंस्ड फॉर्म होती है इसकी, क्रोमेटिन की, क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ ऐसे सर्कुलर प्रोटीन्स हैं जिनके चारों तरफ कौन लिपटा हुआ है? डीएनए लिपटा हुआ है। और जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड की तरफ जाती है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। उसमें एक स्टेज आती है मेटाफेज, जिसके अंदर हम क्रोमोसोम की क्लियर स्टडी कर सकते हैं। मतलब उस टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमेटिन है वो बिल्कुल एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और वो कैसी स्ट्रक्चर बनाता है अभी अपन देखते हैं।
जो क्रोमोसोम है बेटा वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है, बिल्कुल कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लेगा, कुछ ऐसी रोड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, कुछ इस तरीके से अपन देखते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर वो बना लेता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम। इसके सेंटर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए ही क्या हुआ है, कंडेंस होके इसने ये स्ट्रक्चर बनाई है। ओके, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की। ये जो है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिड्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। और ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, या इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, और यहाँ पे जो इसके एंड्स होते हैं इनको अपन टीलोमियर भी बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोल सकते हैं। टीलोमियर होते हैं जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं, और ये है आपका सेंट्रोमियर। और यहाँ पे कुछ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। कुछ जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर कुछ 5 to 6 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट, इसको सेट बोलते हैं, सैटेलाइट रीजन प्रेजेंट होता है। ओके, इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट रीजन। यहाँ पे बस आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है अच्छे से कि क्या होते हैं। अब कैसे क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन क्या होता है, जो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेल डिवीजन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। अब ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, 3 to 4 टाइप्स की क्रोमोसोम्स होते हैं। ये वाला जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है इसको अपन बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कैसा है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक। अब अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, इसको मान लो मैंने थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर कर दिया, और यहाँ पे ये तो मान लो फिक्स है, और ये यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी जो नीचे वाली आर्म्स है ये मैंने स्लाइटली छोटी कर दी, ठीक है, ये मैंने स्लाइटली छोटी कर दी। तो ऐसे क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक। और अगर मैं इन आर्म्स को और ज्यादा छोटी कर देता हूं तो इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। इसको मैं अगर और छोटी कर देता हूं, सपोज और ज्यादा छोटी कर देता हूं, तो इसको अपन बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर मैं इनको बिल्कुल छोटी कर देता हूं, सपोज कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर मान लो, इसको अपन क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। इसको अपन बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अपन ने देखा कि क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जो होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्रोमोसोम की है। हमारे अंदर ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको सैंपल बताया कुछ। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं इनकी आर्म्स हैं, इन आर्म्स को अपन बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ओके, और यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। और इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड देन टीलोसेंट्रिक। सो थैंक यू, जो अपना टॉपिक हुआ है कवर हो चुका है, इसको आप अच्छे से केयरफुली आप इसको पढ़ें। थैंक यू।